अंकित अंकित जी Start? लाईव्ह आहोत आपण. Yes. Good evening, everyone. आज लायन्स क्लब ऑफ श्रीबाग तर्फे मी या सर्व श्रोत्यांचं, सर्व उपस्थित मान्यवरांचं मी स्वागत करतो. आपल्याला माहितीच आहे की लायन्स क्लब ऑफ श्रीबाग तर्फे ऑक्टोबर सर्व्हिस वीक आपण कंडक्ट करतोय. या सर्व्हिस वीकच्या अनुषंगाने आपण लोकांपर्यंत ज्या काही सेवा आहे ते पुरवण्याचं काम करतोय. आता त्यातच एक महत्वाची सेवा म्हणजे जी जनसामान्यांना जो त्रास होतो किंवा जनसामान्यांना ज्या अडचणी येतात की जे लोक डॉक्टरशी बोलू शकत नाही आणि अर्धवट माहिती इकडून तिकडून घेतात, त्यासाठी आपण आज थेट डॉक्टर साहेबांना हजर ठेवलं इकडे. आणि डॉक्टर साहेब आपल्याला थेट जी काही माहिती आहे म्हणजे प्रॉपर जी सायंटिफिक माहिती आहे ती आपल्याला आज देतील. म्हणजे जेणेकरून जे आपण अर्धवट माहिती घेतो इकडून तिकडून, चुकीची माहिती घेतो. कारण काय होतं की किडनी स्टोन हा विषय जसा वास्ट आहे आणि बऱ्याच लोकांचं दुखणं आहे, तर हा जो विषय आहे की डॉक्टर साहेब आपल्याला आज व्यवस्थित सांगतील आणि समजून सांगतील. तर या सर्व्हिस वीकच्या अनुषंगाने आपण लोकांना सर्व्हिस द्यायच्या माध्यमातून आज डॉक्टर साहेबांची सेवा आपण आज उपलब्ध करून घेतलेली आहे आणि ही सेवा आज आपण सगळ्यांना देणार आहोत. लायन्स क्लब ऑफ श्रीबाग ही नेहमीच लोकांसाठी काम करते आणि लोकांसाठी काम करत असताना ज्या काही ग्राउंड लेवलला ज्या काही काम करतो आपण, पण आता यावेळी पॅन्डेमिक सिच्युएशन असल्यामुळे आपण आज ऑनलाईन किंवा व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवरती आहोत. जसं आपण मागच्या वर्षी सुद्धा चांगलं काम केलंय. मागच्या वर्षी आपल्या क्लब मधून वनगे सर, रायन वनगे सर हे डिस्ट्रिक्ट कन्झ्युमर अवेअरनेसला होते, डीसी डिस्ट्रिक्ट कॅबिनेट मेंबर म्हणून होते कन्झ्युमर अवेअरनेसला. आणि त्यांनी जे काम केलं डिस्ट्रिक्ट कन्झ्युमर अवेअरनेस साठी डिस्ट्रिक्ट कॅबिनेट मेंबर म्हणून, तर त्या कामासाठी त्यांना गौरवण्यात आलेलं आहे. म्हणजे त्यांना डिस्ट्रिक्ट कडनं अवॉर्ड मिळालेला आहे. म्हणजे हे आपल्यासाठी एक अभिमानाची बाब आहे की आपल्या क्लब मधले जे मेंबर आहेत, जे आपले पास्ट प्रेसिडेंट आहेत आणि पास्ट प्रेसिडेंट नंतर ते डिस्ट्रिक्ट डीसी मेंबर म्हणून होते कन्झ्युमर अवेअरनेसला, आणि त्यांनी ते काम करताना त्यांना डिस्ट्रिक्ट कडनं एक अवॉर्ड मिळालेला आहे, ब्रॉन्झ मेडल मिळालेला आहे. आणि त्यासाठी मी त्यांचं कौतुक करतो आणि ही आपल्या क्लबसाठी एक अभिमानाची बाब आहे, म्हणजे प्राऊड फिलिंगची बाब आहे. आज हा जो प्रोग्राम आहे, हा प्रोग्राम सुरू करताना मी सुद्धा सर्वांना शुभेच्छा देतो आपल्या क्लब मेंबर्सना की हे प्रोग्राम व्यवस्थितरित्या पार पडतील. आज या प्रोग्राम सुरुवात करण्यापूर्वी आज आपण ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरती आहोत. तर आपले डिस्ट्रिक्टचे जे पदाधिकारी आहेत, डिस्ट्रिक्ट जे आहेत पदाधिकारी आहेत, त्यांचं मी स्वागत करतो. आपले आरसी झेडसी म्हणजे अनुप तलवार आहेत, प्रदीप सिनकर आहेत आणि बाकीचे मान्यवर आहेत, त्यांचं सुद्धा मी स्वागत करतो इकडे. आणि या कार्यक्रमाची पुढची स्तोत्र मी गायन ऍडव्होकेट कला पाटील यांच्याकडे सुपूर्द करतो. त्यांनी वक्त्यांची ओळख करून द्यावी आणि कार्यक्रमास सुरुवात करावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. नमस्कार. श्रीबाग लायन्स क्लब आयोजित हेल्थ अवेअरनेस कार्यक्रमात मी लायन ऍडव्होकेट कला पाटील आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आज किडनी स्टोन्स प्रिव्हेन्शन, ट्रीटमेंट अँड मायक्रो कन्सेप्शन्स या खूप महत्वाच्या विषयावर माहिती देण्यासाठी आपण आमंत्रित केले आहे मुंबईचे सुविख्यात डॉक्टर सुहेब राऊत यांना. डॉक्टर सुहेब, आपलं खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू. डॉक्टर सुहेब हे यूरोलॉजिस्ट अँड यूरोकॉन सर्जन आहेत. ते MBBS MS जनरल सर्जन, DNB सुपर स्पेशालिटी यूरोलॉजी, FRCS UK, फेलोशिप इन रोबोटिक सर्जरी बेल्जियम, अल्लामदुलिल्लाह मसीना कन्सल्टंट यूरोलॉजिस्ट आहेत. बाकीचे दिवस ते व्हिडिओ कन्सल्टेशन तसेच रिलायन्स साठी उपलब्ध असतात. लंडनहून रोबोटिक सर्जरी करणारे फार थोडे डॉक्टर आहेत. त्यापैकी डॉक्टर सुहेब यांचा आपण अभिमानाने उल्लेख करू शकतो. प्राऊड ऑफ यू डॉक्टर सुहेब. लहानपणापासूनच अतिशय बुद्धिमान असलेल्या डॉक्टर सुहेब यांना अनेक पुरस्कार मिळालेले आहेत. म्हसळे येथील सुप्रसिद्ध डॉक्टर MS राऊत व डॉक्टर नफीस राऊत यांचे ते सुपुत्र असून डॉक्टर नगमा त्यांची बहीण आहे. त्यांची पत्नी डॉक्टर अर्नाज गोल्ड मेडलिस्ट असून सध्या न्यूक्लिअर मेडिसिन मध्ये ती स्पेशलायझेशन करत आहे. लॉकडाऊन मध्ये काही काळ ते लंडन मध्ये अडकले असताना त्यांनी आपल्या वेळेचा सदुपयोग करत यूरोलॉजी या विषयावर फेसबुक व युट्यूबच्या माध्यमातून अनेक मार्गदर्शनपर कार्यक्रम केले आहेत. त्यांच्या या सामाजिक बांधिलकीला आमचा सलाम. डॉक्टर सुहेब हे अलिबागचे सुप्रसिद्ध वकील अनीस राऊत व निहा राऊत यांचा भाचा आहे. आणि अभिमानाने अजून एक गोष्ट सांगायची आहे की माझी बालमैत्रीण डॉक्टर नफीस यांचा तो मुलगा आहे, म्हणजे माझा देखील भाचाच आहे. तर मी आता आमंत्रित करते
अतिशय प्रसन्न व्यक्तिमत्व असलेल्या डॉक्टर सुहेब यांना. नमस्कार. Hello. Good evening, everyone, and thank you very much, Lions Club of Sribag, for inviting me for this lively and interactive session. Really, it's an honor because to kidney stones is a very very common topic. बहुत ही common है kidney stones, especially India में, क्योंकि अपना एक hot and humid climate है, and बहुत सारे लोग किडनी स्टोन्स से अफेक्ट होते हैं, लेकिन मिसकॉन्सेप्शंस, मिस ट्रीटमेंट्स, गलत डायग्नोसिस, गलत ट्रीटमेंट भी उतना ही कॉमन है. लोग एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लेते हैं और तरह तरह के मेडिसिन ट्राई करते हैं और उनकी प्रॉब्लम फिर वैसे की वैसी रह जाती है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो हम लोग कुछ बेसिक चीजें देखेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में, जैसे कि किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं, अगर किसी को किडनी स्टोन्स है तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, फ्यूचर में रिकरेंस ना हो उसके लिए. दूसरी बात, आज के डेट में मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है वो भी हम देखेंगे, और जो कॉमन मिसकंसेप्शंस है अपने सोसाइटी में उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे. So let's begin and hope to have a very lively and interactive session. Okay. So I think you can see my screen. Now first we should see कि किडनी स्टोन्स के कितने टाइप्स होते हैं. सो बहुत सारे टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं. सबसे कॉमन जो होता है वो है कैल्शियम स्टोन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट, और स्ट्रूवाइट स्टोन्स. और जो लेस कॉमन इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, लेकिन जो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम स्टोन्स होते हैं यूजुअली एसिडिक पीएच में बनते हैं, और जो यूरिक जो स्ट्रूवाइट जो इन्फेक्शियस स्टोन्स होते हैं वो अल्कलाइन पीएच में बनते हैं. ठीक है. Let's move ahead. Now देखते हैं कि what can we do to prevent kidney stones. Now suppose you have a kidney stones and you get treated for it. आपने सब stones निकाल दिए, फिर भी 50% चांस रहता है कि kidney stones वापस आ जाएंगे. मेरे एक प्रोफेसर बोलते थे कि डायमंड्स आर फॉरएवर, सो आर किडनी स्टोन्स. मतलब एक बार किडनी स्टोन हो गया तो वापस होते रहेगा. So what can we do to reduce this chance? Right? So if you follow certain measures, this 50% chance of recurrence can be brought down to 10 to 20%. Okay. So let's see what are the measures that we can take. सबसे पहला और सबसे important है कि water intake बढ़ाना. So water intake is to be मतलब 2.5 to 3 liters per day water intake होना चाहिए. और ये कैसे, आप अब हम किसी को पेशेंट आता है, हम उसको बोलते हैं कि भाई आप 2.5 से 3 लीटर पानी दिन में पीजिए, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो बहुत पानी पीता हूँ. बहुत मतलब आपने कुछ मेजर किया क्या कभी कि कितना पीते हो? तो मेजर करके तो कोई नहीं पीता है. इसलिए जिसको भी किडनी स्टोन्स है तो आप 1 लीटर का बॉटल लेना चाहिए एंड यू मेजर इट. 2.5 से 3 लीटर मेजर करके डेली आपको पानी पीना. सो इंक्रीजिंग वाटर इनटेक, व्हाट डज इट डू कि डाइल्यूट्स द यूरिन. यूरिन डाइल्यूट हो जाता है. यूरिन में जो सॉल्ट्स रहते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स, उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और उसके हिसाब से स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी कम हो जाती है. सो दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर. द नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग सॉल्ट इंटेक. अब सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में रहता है सोडियम, एंड जब सोडियम व्हेन वी द इंटेक सोडियम का जब बॉडी में बढ़ जाता है तो यूरिन में भी सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है. और सोडियम और कैल्शियम के चैनल्स कुछ कॉमन रहते हैं किडनी में. तो जैसे अगर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कैल्शियम का भी बढ़ेगा. और आपको तो पता है कि स्टोन्स मैक्सिमम कैल्शियम के रहते हैं, तो स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाती है. इसलिए जो किडनी स्टोन्स के पेशेंट है दे शुड लिमिट देयर सॉल्ट इंटेक टू लेस देन 3 ग्राम्स. अब 3 ग्राम्स मतलब मेजर कैसे करें, तो आप जो नॉर्मल खाने में डालते हैं उतना ही लेना है आपको, एक्स्ट्रा नहीं लेना. जैसे ककड़ी पे डाल के ले लिया या फिर नमकीन चीजें चिप्स वगैरह खा लिए, तो वो सब बिल्कुल बंद करना है. जो नॉर्मल खाने में आप लेते हैं उतना आपको लेना है. ठीक है. सो थर्ड इज ओबिसिटी. ओबिसिटी में क्या होता है, जितना बॉडी में फैट होता है उतना ज्यादा स्वेटिंग होता है. स्वेटिंग की वजह से वाटर लॉस होता है, तो यूरिन बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड. यूरिन में कैल्शियम सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन
बढ़ जाता है और स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। और दूसरी बात, स्टडीज में भी ये देखा गया है कि व्हेन यू रिड्यूस वेट एंड यू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, द chance of forming kidney stones reduces automatically. Okay. Last is high fiber diet. High fiber diet means increasing fruits, vegetables, oats and all those things in your diet. So इससे भी studies में देखा गया है कि kidney stones का formation कम हो जाता है. तो these are the preventive measures. And एक है लास्ट इज एनिमल प्रोटीन्स. एनिमल प्रोटीन्स में क्या होता है कि एसिडिटी यूरिन की बढ़ जाती है. व्हेन यू consume more of animal proteins, there is ammonia generated which increases the acidity of urine. और उसकी वजह से जैसे कि हमने देखा कि यूरिक एसिड स्टोन्स और कैल्शियम स्टोन्स एसिडिक यूरिन में बनते हैं, तो उनका फॉर्मेशन का चांस भी बढ़ जाता है. So these are the preventive measures that you can follow to reduce the recurrence of kidney stones. Recurrence मतलब एक बार अगर आपको हो गया है तो फ्यूचर में वापस ना हो, उसके लिए ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स है. Okay, and most important, as I told you, के water intake. Water intake is the single most important factor. अगर आप पानी 2.5 से 3 लीटर पियोगे तो that alone will reduce your chance of recurrence to less than 30%. Okay, so now let's come to our next part, treatment. So again मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपने कंट्री में बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं, पर कभी भी एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लेते. तो इतना सब कुछ करने में ही उनका इतना वक्त और पैसा बर्बाद हो जाता है. उससे अच्छा बेटर है कि आप एक बार जाके एक्सपर्ट ओपिनियन ले लीजिए कि क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टोन्स में. ठीक है, तो देखते हैं. दीज आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन. हम एक एक करके देखेंगे सबको. फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? अगर किसी को किडनी स्टोन हो गया है और बहुत ही छोटा है, समझो 5 mm का है, 6 mm का है, तो ऐसे केस में कोई ऑपरेशन की या कोई प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती है. और ये स्टोन छोटा है, अपने आप किडनी से निकल के यूरेटर में आ जाता है और यूरिन के रास्ते से निकल जाता है. ठीक है, पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये स्टोन कभी कभी साइज में बढ़ जाता है, मतलब 5 mm का है तो 7-8 mm का हो जाएगा और नीचे आके किडनी को ब्लॉक कर देगा. तो ऐसे सिचुएशन में किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन आ सकती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं. तो जब भी किसी पेशेंट को हम ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं तो वी नीड टू फॉलो हिम अप. मतलब अगर आज एक पेशेंट आया, उसको छोटा स्टोन है 5 mm का, तो आई विल टेल हिम कि ओके यू गो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर और 1 महीने बाद आप वापस आइए सोनोग्राफी करके. तो फॉलोअप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जब फॉलोअप पे वो आएंगे सोनोग्राफी करके तो हमको पता चलेगा कि स्टोन पास हुआ नहीं हुआ, उसकी साइज बढ़ गई या वैसा ही है या उसकी लोकेशन चेंज हो गई. तो ये सब चीजें सॉरी जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट इज ESWL. ESWL को कॉमन लैंग्वेज में लोग बोलते हैं लेजर, पर इट इज नॉट लेजर. ESWL क्या होता है कि एक्सटर्नल शॉक वेव थेरेपी होता है. इसमें एक मशीन रहती है जो शॉक वेव जनरेट करती है. जैसे कि आप ये वीडियो में जैसे देख सकते हैं, इस मशीन इज जनरेटिंग शॉक वेव्स और ये शॉक वेव्स को स्टोन पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और स्टोन छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है. तो इसके बाद ये पार्टिकल्स अपने आप यूरिन में पास हो जाते हैं. सो इसमें कोई एडवांटेज ये है कि कोई बॉडी में कट नहीं होता है, जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, डे केयर प्रोसीजर है, यू गेट एडमिटेड और 2-3 घंटे में आप डिस्चार्ज हो जाते हैं. पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ छोटे स्टोन्स के लिए यूज कर सकते हैं और ज्यादा बड़े जैसे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे स्टोन्स में ज्यादा यूजफुल नहीं है. ओके, now coming to the other option, flexible ureteropiloscopy. This is one of the latest options for treatment of kidney stones. इसमें क्या होता है, there is a very small and thin scope जो हम यूरिन के रास्ते से किडनी तक लेकर जाते हैं. And then under vision we see the stone in the video और उसको लेजर से we powder it and some of the big particles we can remove with basket also. Okay, so this is a very good option. इसमें क्या होता है, इसमें भी डे केयर प्रोसीजर है
मतलब मॉर्निंग में आप एडमिट हो गए तो नेक्स्ट डे आप घर जा सकते हैं। इसमें भी बॉडी में कोई कट नहीं होता है एंड इट्स टोटली इंटरनल प्रोसीजर। ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन इज परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इसमें क्या है, वी मेक अ स्मॉल कट एट द बैक और वहां से वी पुट अ स्कोप इनटू द किडनी and we see the stone exactly where it is. Like you see, the scope is inserted, you see the stone and we break it into small pieces. Some of the pieces we take out and some of the pieces pass in the urine. So इसका प्रोसीजर का एडवांटेज है कि इसका क्लियरेंस रेट बहुत हाई है। क्लियरेंस रेट मतलब एक बार अगर आपने प्रोसीजर कर दिया तो 99% स्टोन सब एक ही प्रोसीजर में निकल जाएंगे। और बिग स्टोन लोड है जैसे 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे बड़े बड़े स्टोन है तो उसके लिए दिस प्रोसीजर इज वेरी यूजफुल। बट डिसएडवांटेज ये है कि दिस इज अ मेजर प्रोसीजर, यू हैव टू गेट एडमिटेड फॉर 2 to 3 days एंड इसमें किडनी को पंक्चर करना पड़ता है। सो इट्स अ मेजर प्रोसीजर, समटाइम्स थोड़ा ब्लीडिंग भी हो सकता है but usually it is a very safe procedure and people go home on the second day, third day. Okay, so these are the treatment options and I would like to tell you कि अगर आपके कुछ questions है तो you can write in the comment box and we will take it at the end of the session. So after all this procedure जैसे कि flexible ureteroscopy है या PCNL है, हम एक stent रख देते हैं किडनी में। As you can see this white tube can be seen in the kidney, that is called a stent. So ये stent क्या करता है कि जो पार्टिकल्स में हमने ब्रेक किया है स्टोन को, वो पार्टिकल्स स्टेंट के आसपास से पास हो जाते हैं यूरिन में। इट हेल्प्स इन पैसेज ऑफ द पार्टिकल्स एंड ऑल्सो उससे पेन भी कम होता है क्योंकि कोई पार्टिकल अगर आगे नीचे फंस गया तो वो प्रिवेंट करता है स्टेंट। ओके, अब देखते हैं कि व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट किडनी स्टोन्स। आप किसी को भी किडनी स्टोन हो गया तो पहले डॉक्टर को पूछने से पहले 10 रिलेटिव को फोन करेगा यार मुझे किडनी स्टोन हो गया क्या करूं, और 100 तरह की उसको एडवाइस मिलेंगे, अरे ये खाना बंद कर दो, वो खाना बंद कर दो, ये चूरन खाओ, वो खाओ, लेकिन वो एक्सपर्ट एडवाइस लेते नहीं। तो हम दूर करेंगे कुछ मिसकंसेप्शंस किडनी स्टोन्स के बारे में। सबसे पहला है कि अगर किडनी स्टोन में कैल्शियम है तो क्या कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स है जैसे कि मिल्क है, चीज है, पनीर है, ये सब खाना बंद कर देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम हम डाइट में लेते हैं वो ऑक्सलेट नाम के एक आयन को बाइंड करता है और उसकी वजह से ऑक्सलेट का कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में कम हो जाता है। तो कैल्शियम जो स्टोन्स बनते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सलेट। तो जब आप कैल्शियम इंटेक प्रॉपर रहेगा आपका तो ऑक्सलेट का कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में कम होगा और कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं फॉर्म होगा। तो अगर आप कैल्शियम खाना कम कर दोगे तो स्टोन्स की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए स्टोन्स के पेशेंट ने कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स खाना नहीं बंद करना है। नॉर्मल इनटेक ऑफ कैल्शियम शुड बी टेकन। और कैल्शियम सप्लीमेंट, सेकेंड कॉमन मिसकंसेप्शन कि कैल्शियम स्टोन्स है तो क्या कैल्शियम सप्लीमेंट लेना बंद करें इफ यू आर अ मेनोपॉजल वुमन, या फिर आपको किसी बोन का प्रॉब्लम है आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो शैल बी स्टॉप इट? तो नो, इफ यू आर टेकिंग अप टू 1 ग्राम पर डे यू कैन कंटिन्यू। दूसरी बात, कैल्शियम के कुछ सॉल्ट्स आते हैं जैसे कैल्शियम सिट्रेट वगैरह है, सो दैट इज बेटर। सो बिफोर स्टॉपिंग योर सप्लीमेंट्स आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए कि मुझे स्टोन का प्रॉब्लम है तो मैं स्टॉप करूं या नहीं। सो ही विल टेल यू बेटर कि आप ये मत लीजिए, दूसरे टाइप का सप्लीमेंट लीजिए, लेकिन बंद करने की जरूरत नहीं। और ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन कि सीडेड फ्रूट वेजिटेबल बंद कर दो बिल्कुल भी स्टोन वालों ने। तो जैसे कि गुआवा है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, और इसमें सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन ये होता है कि लोग सोचते हैं कि जो सीड होता है उसके अंदर ब्रिंजल टोमेटो वगैरह के अंदर वो जाकर किडनी में फंस जाता है और उसके ऊपर स्टोन बनता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सीड्स होते हैं वो स्टूल में पास हो जाते हैं, किडनी तक नहीं जाते। ओके, सो देयर इज नो नीड टू स्टॉप टोमेटो, ब्रिंजल, गुआवा एंड ऑल दिस थिंग्स। हाँ, लेकिन वन थिंग इज देयर कि आप बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में खाते हो, जैसे कि डेली ब्रिंजल खाते हो या डेली गुआवा वगैरह खाते हो तो कम कर देना चाहिए उसको। पर लेकिन जितना आप नॉर्मल डाइट में कंज्यूम करते हो उसको कम करने की जरूरत नहीं।
और ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जैसे ऑनियन, पालक, कैबेज ये भी खाना बंद कर देना चाहिए क्या? इसमें एक बात तो सच है, वन थिंग इज ट्रू दैट ऑल दीज वेजिटेबल्स हैव हाई ऑक्सलेट कंटेंट, और अगर आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो इसको तो इट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। लेकिन जितना हम अपने नॉर्मल इंडियन डाइट में कंज्यूम करते हैं, it does not increase the risk. So if you have kidney stones, no need to stop eating these vegetables. You can continue. But if you're taking it on daily basis, then you can reduce it a bit. Okay, so the bottom line is that don't stop anything on your own. Follow your doctor's advice. कि what he says, what you need to follow in your diet, वो आप follow कीजिए. Don't stop anything on your own. It can be harmful to you. This is another misconception. Can medicine dissolve stones? तो सबसे पहले कि यूरिक एसिड स्टोन 10% of the stones can be dissolved by alkalinizing the urine. यूरिन जो एसिडिक रहता है उसको अल्कली में कन्वर्ट करके यूरिक एसिड स्टोन डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बार कैल्शियम स्टोन्स फॉर्म होंगे तो कैल्शियम स्टोन्स कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे। ओके, अभी आप बोलोगे कि अगर स्टोन डिसॉल्व नहीं होते तो हमने तो देखा था कि हमको स्टोन था 5 mm का, बाद में सोनोग्राफी किया तो नहीं हुआ। तो ये क्या है, जो स्टोन पास हो जाता है यूरिन में, जो कैल्शियम स्टोन है अगर छोटे रहेंगे तो दे विल पास इन द यूरिन बट दे विल नॉट डिसॉल्व। ओके, so if anybody advertises कि take this medicine, this will dissolve the stones, it is not true. Only uric acid stones can be dissolved, which are only 10% of the kidney stones. Okay, now the last thing, okay, what do we do if we have stone pain? Stone pain usually located on one side of the back, और पीछे से आगे की तरफ आता है स्टोन का पेन। तो इसमें भी बहुत सारे लोग डॉक्टर की एडवाइस नहीं लेते और अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करते रहते हैं। तो कुछ लोग सोडा पी लेते हैं, कुछ लोग बियर, कुछ लोग लेमन वाटर, कुछ लोग बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो ये सब भी नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि जब आपको स्टोन पेन होता है तो यूजुअली देयर इज वन स्टोन जो ब्लॉक कर रहा है किडनी को। तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड्स लोगे तो किडनी में उतना ही लिक्विड फिल्टर होगा और किडनी पे स्वेलिंग और बढ़ जाएगी और आपका पेन की इंटेंसिटी बढ़ने की भी चांसेस ज्यादा है। So don't take too much water, too much beer or anything when you have stone pain. Just visit your doctor. He will give you some painkillers and if needed, वो बोलेंगे कि कुछ टेस्ट करवा लो। ठीक है? So I think this concludes the overall gist of kidney stones. कि क्या, how to prevent it, what are the modern day treatment options और misconceptions क्या है किडनी के बारे में, stones के बारे में। So I hope uh, you enjoyed. I mean, you liked the talk, and what I intended to deliver, you got the gist of it, and I hope it will be useful to you. And thank you once again, Lions Club of Shribag, for inviting me. If there are any questions related to kidney stones, या फिर कोई और टॉपिक यूरोलॉजी से रिलेटेड जैसे कि प्रोस्टेट है और एक्टिव ब्लैडर है, इनकॉन्टिनेंस है, तो आप पूछ सकते हो। I would be very happy to answer it. Thank you, doctor. Very informative information you have given. हमको एक सवाल पूछना है आपको, एक्टिव ब्लैडर क्या होता है और बार बार रात में जब यूरिन होती है तो क्या होता है? एक्टिव ब्लैडर नहीं होता है, इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली इन फीमेल्स आफ्टर मेनोपॉज। स्पेशली मेनोपॉज के बाद बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ओवर एक्टिव ब्लैडर। इसमें क्या होता है, जो ब्लैडर के नर्व्स रहते हैं दे बिकम हाइपर एक्टिव और ब्लैडर स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली या नॉर्मल पर्सन 2 घंटे का गैप तो रख सकता है 2 यूरिनेशन के बीच में, लेकिन जो ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट होते हैं उनको फ्रिक्वेंटली बाथरूम जाना पड़ता है, मतलब 2 घंटे से कम गैप रहता है उनका, एंड दे हैव टू गेट अप एट नाइट आल्सो फ्रिक्वेंटली। सो लेकिन दूसरा ये भी इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के भी पेशेंट्स ट्रीटमेंट सीख नहीं करते एंड दे थिंक दैट इट इज
they don't go to the doctor. So it is very easily treatable. पहले हम उनको dietary advice देते हैं, then if not controlled with diet, then we give them some medicines to help these overactive bladder. And in the end, medicines भी काम नहीं किए, then they require some kind of procedure. Okay, I hope that answers your question. डॉक्टर साहब, यूटीआई जो बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हाँ बोले ना. इसके वजह क्या क्या है, क्यों होते हैं ऐसा यूटीआई? तो यूटीआई कुछ लोगों में बहुत कॉमन होता है, जैसे कि वुमेन स्पेशली ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, क्योंकि दे हैव अ वेरी शॉर्ट यूरेथ्रा, और जो अपना एनल कैनाल है, द यूरेथ्रा इज वेरी क्लोज टू इन वुमेन, इसलिए दे गेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वेरी फ्रिक्वेंटली. और दूसरा ऐसे कुछ रीजन है, पीपल ऑन कैथेटर, जैसे कि यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है, या हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट्स है, ऐसे सब लोगों में यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा होता है चांसेस. बट देयर इज ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं कि इसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होता है. जैसे कि हाइजीन वगैरह, लोग बोलते हैं कि नहीं मैं पब्लिक बाथरूम में जाता यूटीआई हो गया, ऐसे सब नहीं होता है यूजुअली. दूसरी चीज है गाउट जो बोलते हैं ना, गाउट होता है, ये गाउट का किसके वजह से, यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से ही गाउट होता है या कुछ और ये होता है? गाउट इज अ फैमिली कंजेनिटल प्रॉब्लम. उसमें यूरिक एसिड लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट में जाकर डिपॉजिट होते हैं, स्पेशली जैसे कि पैर के जॉइंट है जो टो बोलते हैं हम लोग, उसमें जाके जॉइंट में डिपॉजिट होते हैं क्रिस्टल्स, और उसकी वजह से जॉइंट स्वेलिंग, पेन वगैरह ये सब होता है, उसको गाउट बोलते हैं. और गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड जैसे कि बढ़ रहा है, तो हमने देखा था यूरिक एसिड स्टोन्स भी होते हैं, तो यूरिक एसिड स्टोन्स बनने का भी चांस बढ़ सकता है गाउट पेशेंट्स में. सो यूजुअली गाउट पेशेंट्स को ऑर्थोपेडिक या रोमेटोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट मिलकर ट्रीट करते हैं. इफ दे फॉर्म किडनी स्टोन्स, ऑफ कोर्स दे विल कम टू यूरोलॉजिस्ट, बट फॉर गाउट they can go to orthopedician or a rheumatologist or a general physician. Okay, उसके लिए मेडिसिन दिए जा सकते हैं, जिससे यूरिक एसिड लेवल कम होता है बॉडी में. और यूरिक एसिड एज वी ऑल नो कि इट इज अ डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल प्रोटीन और सी फूड से. तो जो भी गाउट के पेशेंट्स हैं उनको एनिमल प्रोटीन बिल्कुल बंद करना चाहिए, और सी फूड इनटेक भी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए. किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन के लिए लेजर ऑपरेशन अभी बोलते हैं कि लेजर ऑपरेशन करते हैं, और दूसरा एक फिजिकल, मुझे प्रैक्टिकल. तो लेजर ऑपरेशन कितना सेफ है? तो जैसे कि मैंने बताया आपको अभी, जो वीडियोस दिखाए, जो कॉमनली लोग लेजर ऑपरेशन समझते हैं, दैट एक्सटर्नल शॉकवेव. एक्सटर्नल शॉकवेव इज वेरी सेफ प्रोसीजर, लेकिन वो सिर्फ 50-60% इफेक्टिव है, और छोटे स्टोन्स में, लेस देन 1 सेंटीमीटर स्टोन्स में इफेक्टिव है. सो बट इट इज वेरी सेफ. बस डे केयर प्रोसीजर, 2-3 घंटे में यू कैन गेट डिस्चार्ज. थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, बट वी गिव पेन किलर्स फॉर दैट. सो दैट्स इट. और लेजर जो बोलते हैं, लेजर इज नॉट एक्सटर्नली. जैसा कि मैंने दिखाया, जो फ्लेक्सिबल यूरेट्रोपायरोस्कोपी था, उसमें when we put a scope in the kidney, we see the stone and fire laser on it. That is laser operation. ESWL is not laser operation. That is shockwave. डॉक्टर, गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन क्या है? गॉल ब्लैडर किडनी स्टोन्स का कोई रिलेशन नहीं है. गॉल ब्लैडर स्टोन इज टोटली डिफरेंट एंटिटी, और उसके कॉजेस भी बिल्कुल अलग है, और किडनी स्टोन्स इज टोटली डिफरेंट. गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए ऑपरेशन कंपलसरी होता है क्या? गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप 100 पेशेंट्स लोगे, मतलब 100 लोगों को लोगे रैंडमली, और उन सबका सोनोग्राफी करोगे, तो उसमें से 10 लोगों को गॉल स्टोन्स निकलेगा. तो हर एक को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है. जिनको सिम्टम्स होते हैं, या फिर स्टोन ब्लॉक कर रहा है गॉल ब्लैडर को, ऐसे लोगों को ऑपरेशन की जरूरत होती है. या फिर बड़े बड़े गॉल स्टोन्स है, 10 mm से बड़े हैं, तो ऐसे लोगों को ऑपरेशन की जरूरत. आई थिंक देयर चैट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस है. इफ यू एक क्वेश्चन है उसमें, असीम मालदार जो है पार्टिसिपेंट उनका,
any food that help to avoid kidney stone? So it's a very good question. इसमें जो cranberry juice, orange and citrus juice है, these इसमें citrate नाम का एक कंटेंट रहता है. Citrate जैसे कि हमने देखा कि यूरिन अल्कलानाइज कर सकता है. अल्कलानाइज मतलब एसिड का अपोजिट अल्कलानाइज. तो इफ यू यूज दिस काइंड ऑफ फूड स्टफ्स जिसमें सिट्रेट कंटेंट ज्यादा हो, तो एसिड स्टोन्स के लिए इट इज हेल्पफुल. जैसे यूरिक एसिड स्टोन है या कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स है, तो उसके लिए इट कैन बी हेल्पफुल. बट as I told you कि your increasing water intake is the single most important factor. Okay. I hope Dr. Asim is satisfied with the answer. डॉक्टर साहब, वो लिथ्रो जो करते हैं वो कौन सा टाइप स्टोन के लिए करते हैं? Sorry. लिथ्रो हाँ, लिथोट्रिप्सी. लिथ्रोट्रिप्सी, राइट. हाँ, तो वही है जो मैंने आपको बताया, जो एक्सटर्नल शॉक वेव देते हैं. लिथोट्रिप्सी एक्चुअली एक ब्रॉड टर्म है. जो एक्सटर्नल शॉक वेव बोलते हैं उसको एक्सटर्नल लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, और जो हम लेजर से अंदर जाके किडनी स्टोन्स को तोड़ते हैं उसको भी लिथोट्रिप्सी बोलते हैं. ओके, सो डिपेंड्स कि आप कौन से हेलो कॉन्टेक्स्ट डॉक्टर, में कर रहे हो. आफ्टर गॉल ब्लैडर स्टोन्स अगर गैस हो रहा है ज्यादा अगर, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम हो रहा है देन. सॉरी, आपका स्टार्टिंग का क्वेश्चन वॉइस ब्रेक हो रहा था, तो एक बार रिपीट करेंगे. आफ्टर गॉल ब्लैडर लेजर ऑपरेशन अगर एसिडिटी है, गैस बहुत ज्यादा हो रहा है, देन उसके लिए प्रिकॉशन एंड ट्रीटमेंट क्या है? उसके लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉल ब्लैडर इज नॉट माय टॉपिक. दूसरी बात, गॉल ब्लैडर स्टोन्स की सर्जरी के बाद भी अगर वही प्रॉब्लम परसिस्टेंट है, तो आपके जो सर्जन है जिन्होंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी किया था, आपको उनको कंसल्ट करना चाहिए. और एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ सकती है, मतलब जो दूरबीन मुंह में से डालकर देखते हैं स्टमक में कि इतना एसिड प्रॉब्लम आपको क्यों हो. हेलो. ओके. हाँ, बोलिए. Hello, sir. I had urine stone a month ago. That time, because of stone, my BP was raised to 200, and also diabetes was up to 175. So, is that related to kidney stone? अगर किडनी स्टोन्स, if the kidney stones are blocking both the kidneys, so that time the creatinine can rise and it can also give rise to increased blood pressure. And diabetes, as you said, कि अगर infection हो गया है, if there is an infection in the kidney because of the stones, then the sugars can also rise. So आपकी जो केस है, we need to see all the parameters कि बॉडी में infection था क्या उस वक्त, stones किडनी को ब्लॉक कर रहे थे या नहीं, और ओवरऑल पहले आप ब्लड प्रेशर की कौन से मेडिसिन ले रहे थे. तो किडनी स्टोन्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम, बट वी नीड टू सी द ओवरऑल पिक्चर कि कैसे स्टोन्स थे, ब्लॉक कर रहे थे या नहीं, इन्फेक्शन था या नहीं उस वक्त. Actually, there was no diabetes or hypertension for me. That is from my family history. There is no diabetes, no hypertension. But due to this urine stone, it is started. So urine stone is not cause for diabetes. As I told you, urine stone cannot cause diabetes. Diabetes by itself is a separate problem. Only thing is, अगर urine infection हो गया है, तो it can aggravate the sugar levels. Sugar levels बढ़ सकते हैं ये infection. पर urine stones diabetes cause नहीं करते. Stones hypertension cause कर सकते, वो भी अगर दोनों किडनी ब्लॉक हो गए, क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. तो डायबिटीज और स्टोन का as such कोई रिलेशन नहीं. There was severe pain for me, but I was admitted to hospital for 3 days, and after treatment, the stone, doctor said that stone is dropped, but actually I didn't see it is dropped or not. So how can I say that it is there or not now? But paining is stopped. Okay.
So the confirmatory test for stones is the CT scan. CT scan, if you do CT KUB of the kidneys, it will confirmly tell you कि stones है या नहीं. अगर आपको CT नहीं कराना है, USG करा सकते हो, पर USG का sensitivity कम है stones के लिए CT scan से. So you can do a USG to see whether the stone has passed, or if you want to do CT scan, it is the best. तो एक ही टेस्ट में आपको समझ जाएगा स्टोन है या निकल गया. Okay, thank you, sir. थैंक यू. डॉक्टर, कोरोना पीरियड में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ज्यादा करके बोलते हैं कि किडनी पे इफेक्ट होता है, तो क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? किडनी कोरोना पे जो किडनी पे इफेक्ट होता है दैट इज वेरी एडवांस स्टेज में होता है, जिसको मल्टी ऑर्गन फेलियर बोलते हैं. तो यूजुअली आईसीयू पेशेंट्स में जिनको बहुत टाइम से वेंटिलेटर वगैरह पे जिनमें इन्फेक्शन हो रहा है तब किडनी पे इफेक्ट होता है. सो नॉर्मली किडनी पे इफेक्ट नहीं होता है. जैसे कि आपको सिर्फ सर्दी खांसी हो गई, फीवर आके 4-5 दिन में आप ठीक हो गए, सो इट डज नॉट इफेक्ट द किडनी. when it involves multiple organs, that time it can affect the kidney. So general precautions you take, like increasing water intake, following a healthy balanced diet. Main thing is improving your immunity, और उसमें सबसे important दो ही चीजें, exercising for 15-20 minutes every day and having a healthy and a balanced lifestyle. Okay. जो supplements लेते हैं हम, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, वो भी आप ले सकते हैं, पर these two are the most important thing कि you should maintain a good body weight by exercising 15 to 20 minutes every day and having a healthy and balanced lifestyle. And sleep is also very important. 6 to 8 hours of good sleep. अजून कोणाचे क्वेश्चन? डॉक्टर साहेब, प्लीज एनलाइटन, एज पर योर क्वालिफिकेशंस, रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताया, तो रोबोटिक सर्जरी है क्या, यानी ब्रीफ आइडिया दीजिए जरा, एग्जैक्ट क्या टर्मिनोलॉजी है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन. तो रोबोटिक सर्जरी, जैसा कि कॉमन लोग सोचते हैं कि रोबोट जाके ऑपरेशन करता है और हम बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है. तो उसमें क्या होता है, एक पेशेंट कार्ट होता है और एक कंसोल होता है. तो पेशेंट कार्ट पेशेंट के ऊपर अटैच होता है और उसके अंदर से रोबोट के आर्म्स पेशेंट के अंदर जाते हैं, और एक कंसोल होता है जहाँ से सर्जन बैठता है कंसोल पे, और कंसोल से वो आर्म्स को ऑपरेट करता है, और इंटरनली वो आर्म्स, जैसे वीडियो गेम है, सब सिंपल एग्जांपल, मेरे हाथ में कंसोल है, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ मूवमेंट, लेकिन टीवी में कुछ अलग मूवमेंट हो रहा है. सो द सेम थिंग, मैं कंसोल पे बैठा हूँ, आई एम मूविंग माई हैंड्स एंड दैट आर्म्स जो पेशेंट के अंदर है दे विल ऑपरेट. जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, the same movement that arms will perform in the patient, and I get a very 3D view. मैं जब कंसोल पे बैठा हूँ, तो that is a 3D vision. मतलब ऐसे आप जब कंसोल पे बैठोगे, if you get chance in your life, तो you will see कि आप पेशेंट के अंदर जाकर बैठे हो, ऐसे आपको लगेगा. So that is the advantage of robot. It is a very magnified and 3D view, और you see it very beautifully everything. तो तुम्हारा जो एफिशिएंसी है सर्जरी का और जो रिजल्ट्स है वो काफी इम्प्रूव हो जाता है उससे. डॉक्टर साहब, आपको कांटेक्ट करना है तो कहाँ आप अवेलेबल रहेंगे? I am in HN Reliance every day, Monday to Friday 3 to 5, and Messina में I am on there on Wednesdays in the morning 9 to 10. And you can take my number from my Facebook page. You can contact me anytime you want. So I will tell you where to come. Even you can do a WhatsApp consult with me. Thank you so much. Thank you. I think Dr. Kala, Advocate Kala Patil had a question in the comment box. What is the difference between urine stone and kidney stone? So यूरिन स्टोन है ना, बहुत ही ब्रॉडर टर्म है. मतलब पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, तीनों में कहीं पे भी स्टोन हो गया तो उसको यूरिनरी स्टोन बोल सकते हैं. और किडनी स्टोन्स मतलब सिर्फ किडनी में है तो उसको किडनी स्टोन. ओके. यूरेटर मतलब क्या होता है, जो किडनी से कनेक्टिंग ट्यूब रहता है विच ब्रिंग्स द यूरिन फ्रॉम द किडनी
into the urinary bladder, that is called ureter. And the bladder, so you all know. So these three are the part of the urinary system: kidney, ureter, and bladder. So इन तीनों में भी कहीं पे भी stone हुआ, we call it urinary stones. और kidney में हुआ सिर्फ तो call it kidney. ठीक है, नेहा मैम. I think I had a very good time, and हाँ, I hope you guys also had a good time, and I was able to give some useful information to you. या. तर आताच आपल्याला डॉक्टर सोहेब राऊत यांनी किडनी स्टोन्स प्रिव्हेन्शन, ट्रीटमेंट आणि मिसकन्सेप्शन या विषयावर अत्यंत व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन दिली आणि सगळ्या व्ह्युअर्सने जी त्यांना प्रश्न विचारले त्यांची समर्पक उत्तरं दिली, त्याबद्दल मी ऑन द बिहाफ ऑफ लायन्स क्लब ऑफ श्रीबाग मी त्यांचे आभार मानतो. आणि तसेच हा सेशन जो ऑर्गनाइज केला डॉक्टर लायन ॲडव्होकेट अमित देशमुख यांचे सुद्धा मी आभार मानतो. तसेच आजच्या कार्यक्रमाला जे सगळे व्ह्युअर्स होते त्यांचे सुद्धा मी मनापासून आभार मानतो. थँक्यू डॉक्टर. Thank you everyone. Thank you, doctor. Very nice session. Thank you. Okay, so shall we leave?